नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और टाटा ग्रुप इस कंपनी को बहुत पुराने मतलब सालों से अभी भी रन कर रहा है। तो कंपनी बहुत पुराना है और कंपनी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब 100 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे कुछ कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा, जो आपको टाटा ग्रुप के रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपनी का नाम कौन-सा है, जानने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा टाटा ग्रुप के नाम सुनते ही सबके मन में जो चीज़ आ जाता है वो है रतन टाटा जी का। तो रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के एक सक्सेसफुली बिज़नेसमैन रहा रहा है और उन्होंने जो डिसीज़न लिया, उन्होंने जो बिज़नेस जिस तरीके से किया, वो शायद अभी तक अ, ऑल ओवर इंडिया में उस तरीके से कोई नहीं किया। क्योंकि उसका जो हार्मफुल बिज़नेस करने का प्रोसीड्यूर है और टाटा ग्रुप के सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है आप जानते हैं, आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा कि टाटा ग्रुप सबसे पहली बात ट्रस्टेड, दूसरी बात टाटा ग्रुप आज तक हर कोई बिज़नेस के ऊपर एंटर हो चुके हैं, हर कोई बिज़नेस करते हैं, फिर भी आज तक कोई भी शराब, कोई भी तम्बाकू इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर आज तक कोई भी बिज़नेस नहीं किया। अगर टाटा ग्रुप करता तो आज उस बिज़नेस भी बहुत सक्सेसफुल हो जाता, क्योंकि टाटा ग्रुप के नाम सुनते ही लोगों को मन में एक पॉजिटिविटी आते हैं। तो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है टाटा स्टील। तो मैं इस टाटा स्टील के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया पिछले दिनों से, क्योंकि सर टाटा ग्रुप ने ऐसे मतलब टाटा स्टील में ऐसे क्या हुआ, जिसके कारण स्टॉक में इतना भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो देखिए, पहले बता दूँ, क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आ चुके हैं कंपनीज़ का। तो क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट में कुछ ऐसे सिनेरियो देखने को मिला जो मैं भी इतना मतलब सोचा नहीं था कि कंपनी इस तरीके से हालत में रिज़ल्ट पब्लिश करेगा। मैं सोचा था थोड़ा-सा करेक्शन होगा, थोड़ा-सा छोटा-मोटा इधर-उधर प्रॉफ़िट एंड लॉस देखने को मिलेगा, मगर जो हालत देखने को मिला, वो बहुत बुरी तरीके से स्टॉक में पिटाई हो चुके हैं। करीबन-करीबन 80% स्टॉक मतलब प्रॉफ़िट डाउन हो चुके हैं, 80%। तो सोचिए कितना बड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला कंपनी के रिजल्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा स्टील क्वार्टर 2 यहाँ पे देखिए प्लम्स 87% रेवेन्यूज़, मतलब आप सोच ही सकते हैं 87% तक रेवेन्यूज़ कंपनी डाउन हो चुके हैं ईयर ऑफ ईयर, मतलब वाई ऑफ वाई। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ, चलो मैं डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जित पूरा डिटेल्स वीडियो देखने के लिए लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर है, अगर आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए टेलीग्राम में लिंक दिए गए हैं, जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बात मैं कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले बता चूँ कंपनी 100 साल पुराना है और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1907 से 1907, मतलब करीबन-करीबन 100 सालों से भी ज़्यादा कंपनी हो चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और टाटा ग्रुप के ही एक कंपनीज़ है टाटा स्टील, जो जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया था और आज वो टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम जैसे रतन टाटा जी उसको रन कर रहा है। और इस कंपनी का जो खासियत है मैं आपको डिस्कस करूँगा, तो उससे पहले कंपनीज़ के रिज़ल्ट के ऊपर मैं लेके जाता हूँ। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली करोड़ों में है। तो इस बार का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ, आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, दो तरीके से रिजल्ट आपको दिया जाता है, एक स्टैंड अलोन और दूसरा कंसोलिडेट। तो आपको हमेशा कंसोलिडेट देखना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी अगर कंपनी बिजनेस करते तो उसका सारे चीज एक साथ डेटा एक साथ होकर ही रिजल्ट आपको दिखाया जाता है। तो सबसे पहले मैं इनकम के बारे में बात करूँ, तो इनकम देखिए 60,200, पिछले बार था 63,600, पिछले साल में था 60,600। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी ठीक है, यहाँ पे भी पिछले सालों से थोड़ा सा कम हुआ है, चलो ठीक ठाक है। तो रिजल्ट के मामले में देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट मतलब इनकम ठीक ठाक ही है, उतना ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ है। तो कहाँ पे गड़बड़ी हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद एक्सपेंस, तो देखिए एक्सपेंस भी देखिए 57,000, पिछले बार था 51,000, पिछले सालों में था 47,000। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी आप देखेंगे
तो कंपनी के एक्सपेंस भी जो चीज़ आपको देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि 60,000 करोड़ का इनकम तो किया, तो एक्सपेंस 57,000 करोड़ हो चुके हैं। तो यही एक कारण है स्टॉक के ऊपर, मतलब कंपनीज़ के ऊपर प्रॉफ़िट डाउन होने के पीछे लॉजिक। और अब देखेंगे तो कहाँ पे कॉस्ट सबसे ज़्यादा लग गया। देखिए कंपनी का एक्सपेंस जो हुआ, सबसे पहले कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब कंपनी जो मतलब मटेरियल कंज्यूम करते हैं, जो बाहर की कंट्री से लिया लेके आते हैं और जो माइनिंग से लेके आते हैं, तो उसका जो कॉस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी ने जो कॉस्ट यहाँ पे किया 27,900, जो पिछले बार 626 था, पिछले सालों में तो 17,000 था। कितना कम था आप देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं, पिछले सालों में जो डॉलर की जो कीमत था, तो करीबन-करीबन 75 टू 77 इस तरीके से आस-पास था। तो आज कितना बन चुका है? 82। तो 80 से 82, इसका मतलब सोचिए, तो यहाँ पे 0.50, मतलब $0.50 भी बढ़ जाते हैं, 0.50 सेंट भी बढ़ जाते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस सारे कंपनीज़ के ऊपर। क्योंकि आपको लग रहा है कि $1 बढ़ गया तो क्या हुआ? तो देखिए $1 आपके लिए शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जो लोग करोड़ों में ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो सोचिए उसके लिए $1 कितना महँगा पड़ेगा। तो यही एक कारण है कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाने का। साथ ही साथ परचेज़ ऑफ ट्रेड, ये भी चलो ठीक-ठाक है। तो उसके बाद रॉ मटेरियल्स, गुड्स, फाइनेंशियल गुड्स, ये सारे की चीज़ यहाँ पे है। एम्प्लॉयी कॉस्ट भी ठीक-ठाक है। तो कंपनी का देखिए फाइनेंशियल कॉस्ट भी ठीक-ठाक है। कंपनी का डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी ठीक-ठाक है। अदर्स एक्सपेंस भी देखा जाए ठीक-ठाक है, तो कम हुआ है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में है। तो यही एक कारण है जिसके लिए कंपनी के एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, और एक्सपेंस बढ़ने के कारण कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो घट चुके हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना चाहिए टैक्सेस पे करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 1200, चलो 1300 करोड़ में मानता हूँ कंपनी ने इनकम किया, जो पिछली बार कितना था 7,700 करोड़, और पिछले सालों में था 12,500 करोड़। तो सोचिए, कंपनी ने, इसीलिए मैं बता रहा था कि 87% का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। लॉस नहीं किया, फिर भी प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। देखिए इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन तो मैं भी नहीं किया था टाटा स्टील के ऊपर, क्योंकि इस तरीके से रिजल्ट पहले कभी नहीं देखने को मिला। तो मैं प्रीवियस डेटा आपको दिखा दूं टाटा स्टील का, तभी आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया, कभी भी आपको उतना कम रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। छोटा सा इधर उधर करेक्शन हुआ था, इस बार तो हद ही कर दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ में इस तरीके से गड़बड़ी होने के पीछे ऑब्वियसली मैं आपको लॉजिक और कारण तो बता दिया। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स किया है, सर अभी तो 100 रुपीज़ का शेयर है, क्या अभी खरीदारी कर लूँ? देखिए मेरे हिसाब से कंपनी ने जो कुछ दिनों पहले स्प्लिट और बोनस का जो अनाउंसमेंट किया था, वो मेरे हिसाब से कंपनी ने, देखिए मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, कंपनी ने गलती कर दिया। क्योंकि देखिए कंपनी का प्राइस रेंज उतना भी ज़्यादा नहीं था जिस प्राइस रेंज में होना चाहिए था। क्योंकि इसका देखिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शन में आप बोनस, मतलब यहाँ पे देखिए स्प्लिट में जाएँगे, तो कंपनी 1:10 रेशियो का स्प्लिट किया। इसका मतलब कंपनी, जो कंपनी कुछ दिनों पहले देखिए 28 जुलाई में स्प्लिट किया था, और कंपनी का जो प्राइस था करीबन 1000 के आसपास, तो 1000 के नीचे आसपास था। आज वो 100 के आसपास चल रहा है, क्योंकि 1:10 रेशियो का कंपनी ने स्प्लिट किया। तो ₹1000 उतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी कंपनी ने स्प्लिट किया। तो इतना ज़्यादा स्प्लिट नहीं करना चाहिए था जो कंपनी ₹100 के भी नीचे देखने को मिले। तो अराउंड कंपनी का जो प्राइस रेंज था, आप देखेंगे तो कंपनी के प्राइस रेंज स्प्लिट करने के बाद एडजस्टमेंट प्राइस कितना लो हो गया था, ₹80 तक, ₹85 तक आ गया था। देखिए ₹85 मतलब एक एक लो रेंज का कंपनीज़ बोल सकते, लो रेंज प्राइस आपको बोल सकते हैं। तो उस रेंज से बड़ा होने के पीछे बहुत सारे एफर्ट देना पड़ेगा। देखिए कंपनी क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कंपनी आज तक स्प्लिट भी नहीं किया, बोनस भी नहीं दिया। क्योंकि वो कंपनी चाहते हैं उन सारे कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ज़्यादा करे, रिटेल पब्लिक मत करे। क्योंकि रिटेल पब्लिक कुछ भी डिसीज़न ले लेते हैं कंपनी के ऊपर, कभी भी स्टॉक, मतलब पैनिक सिचुएशन में वो माल बेचते रहते हैं, तो स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। तो वो चाहते हैं इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। और कुछ कंपनी होते हैं जो स्प्लिट एंड बोनस बार-बार लेके आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर हर कोई पार्टिसिपेट करे, इंस्टीट्यूशन भी करे, साथ ही साथ रिटेल पब्लिक भी करे। तो टाटा स्टील इसी तरीके से कंपनी है, और इसी तरीके से कंपनीज़ का जो एग्ज़ाम्पल है,
जो इंस्टीट्यूशन सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो है एमआरएफ। तो एमआरएफ एक ऐसा कंपनी है जिसमें प्राइस रेंज आप देखकर ही पहले ही रिटेल पब्लिक बोलेंगे कि मुझे नहीं चाहिए इस कंपनी क्योंकि इतना ज़्यादा हाई प्राइस है। फिर भी उस तरीके से कंपनी सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं और सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप टाटा स्टील के ऊपर रिसर्च करिए, कंपनी सस्ते में दे रहा है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा माल उठा लेंगे, कुछ सोच के ना सोच कर तो आप गलत दिशा में जा रहा है। तो क्योंकि मटेरियल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो मेटल सेक्टर के कंपनी से स्टील सेक्टर के इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं तो स्टील ग्लोबली मार्केट के इम्पैक्ट के कारण हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो उस बेसिस से कंपनी के ऊपर काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।